जय हिंद साथियों। मैं भानु चौहान आपका अपने YouTube चैनल विद्यार्थी भानु पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। संविधान की श्रृंखला में आज हम लोग पढ़ेंगे भारत एवं इसका राज्य क्षेत्र। मैंने आपको पहले ही बताया है, यूपीएसआई के पॉइंट ऑफ व्यू से या लोअर पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सीरीज हमारी बहुत महत्वपूर्ण है। यूपीएसआई के स्टूडेंट्स तो बिल्कुल इसको मिस ना करें। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग आज भारतीय संविधान में। देखिए, आपको बेसिक बातें पता है कि हमारे संविधान में भाग हैं, आर्टिकल हैं, अनुसूचियां हैं। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है कि क्या है आर्टिकल, क्या है भाग, क्या है अनुसूचियां। इस पर अगर आप चाहेंगे तो हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, लेकिन फिलहाल इस वीडियो में हम संघ एवं इसका राज्य क्षेत्र देखेंगे। कुछ नहीं है, आर्टिकल नियम है। जैसे हम लोग बनाते हैं ना, अपने नंबर 1 ये करेंगे, नंबर 2 ये करेंगे, नंबर 3 ये करेंगे, नंबर 4 ये, नंबर 5, जैसे हम अपने नंबरिंग कर लेते हैं अपने शेड्यूल्स में, अपने नियम्स में, वैसे तरह से हमारे संविधान निर्माताओं ने 395 ऐसे नियम बनाए हैं। हालांकि 395 नियम बहुत ज़्यादा हैं, इसीलिए भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान भी है। ठीक है, तो कुछ नहीं है, ये नियम है। और ये 22 भाग क्या हैं? ये सारे नियम किसी न किसी भाग में आते हैं। भाई 22 भाग में 395 चीज़ों को रखना है, तो एक भाग में बहुत सारे नियम होंगे। हमारी किताब देखा होगा आपने, कई पार्ट में बटी रहती है, खंड का खा, है ना। फिर उसमें चैप्टर 1, 2, ऐसे ही हमारे भाग के अंतर्गत क्या आते हैं, आर्टिकल आते हैं। अगर आपको दिक्कत होगी तो आप मुझे बताइए, मैं इसको अलग से वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल आज हम लोग भाग 1 की चर्चा करेंगे, संघ एवं इसका राज्य क्षेत्र। ठीक है, अब देखिए क्या है इसमें। ये हमारे भाग 1 में आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक इसके बारे में बताया गया है। तो पहले हम थोड़ा सा आपको बेसिक बात करते हैं बिना किसी भूमिका के। आर्टिकल 1 में क्या कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है। देखिए, संविधान का पहला नियम क्या कहता है? भारत राज्यों का संघ है। अब आप कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, मुझे पता ही है भारत राज्यों का संघ है। तो आप इसके बहुत गंभीरता को समझने की कोशिश करिए कि इससे क्या मतलब निकलता है, क्या व्याख्या की उन लोगों ने इसकी, ये बात क्या है। दरअसल ये साधारण बात नहीं है, भारत राज्यों का संघ है। तो हमें इससे 2 कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं हम लोग कि क्या है। आप ध्यान से समझिएगा इन चीज़ों को। कि पहली बात तो है कि हमें ये पता लग जाता है कि हमारा नाम क्या है। कभी कहा जाता था सोने की चिड़िया है, हिंदुस्तान नाम है हमारा, आर्यावर्त नाम है हमारा, भारत नाम है हमारा, जम्बू द्वीपे, भारत खंडे, आर्यावर्ते, तमाम ऐसे नाम आते थे। समस्या ये आई कि क्या नाम दिया जाए हमारे भारत को। तो संविधान निर्माताओं ने इस बात को पहले ही आर्टिकल में क्लियर कर दिया कि नाम क्या होगा। नाम होगा भारत या इंडिया, या इंडिया, दैट इज भारत। इन नामों से हमारे देश को जाना जाएगा। तो हम आपसे भी उम्मीद करते हैं कि हम हिंदुस्तान, आर्यावर्त, आपका लगाव है इन शब्दों से तो आप बोलिए जरूर, लेकिन संविधान में जो वर्णित नाम है इस पे आप ध्यान दीजिए, भारत, दैट इज इंडिया। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात हमें पता लगती है कि राज्य की प्रकृति क्या है। देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, राज्य का मतलब यहाँ पे उत्तर प्रदेश, बिहार वाले राज्य नहीं है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश को राज्य कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज ना हो। नेचर ऑफ द स्टेट क्या है, क्या कह रहा है? राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है। ये बात लगती छोटी है, लेकिन मुझे लगता है कि आपको समझनी चाहिए। इस बात को समझने के लिए आपको 2 बातें और समझनी चाहिए। पूरी दुनिया में, विश्व में, जहां भी देश हैं, जहां भी शासन व्यवस्था है, वहां होना क्या है, किसी भी राज्य की प्रकृति 2 ही तरह से हो सकती है। मैं इधर आपको बता दे रहा हूं। या तो कोई देश बच्चों यूनियन होगा, यानी वो एकात्मक होगा, यूनियन बोलते हैं उसको, या कोई देश संघीय व्यवस्था को फॉलो कर रहा होगा, जिसको हम लोग फेडरल बोलते हैं। अब संघीय और एकात्मक क्या है, इसको बड़ा आराम समझ लीजिएगा। देखिए, हमारी वीडियोस में आपको टाइम भले लग जाए, लेकिन हमने आपको बताया यहाँ पे जो ट्रीटमेंट होगा हमारे सिलेबस का, वो बड़ा तसल्ली बख्श होगा। तो आप थोड़ा सा धैर्य भी इसमें रखिएगा प्लीज़। लंबी हो जाए वीडियो तो झेल लीजिएगा। एकात्मक का मतलब होता है दरअसल
कि मामला यह है कि केवल एक सरकार होगी, एक सरकार होगी, मसलन केंद्र सरकार। सारी पावर केंद्र सरकार अपने आप में लिए बैठे होगी। राज्य होंगे या नहीं भी होंगे, होंगे तो उनको बहुत सीमित पावर होगी। या जैसे आप देखिए ब्रिटेन वगैरह में क्या है, फ्रांस वगैरह में क्या है, आपने सुना कहीं वहाँ इस राज्य का मुख्यमंत्री है, इस राज्य का ये है? कुछ नहीं सुना होगा आपने, क्योंकि पूरी पावर किसने रख रखी है अपने पास? केंद्र सरकार ने रख रखी है। अगर इंडिया यूनियन होता, एकात्मक होता, तो भारत में सरकार होती एक और केंद्र सरकार। तो हमारे जो सीएम आए दिन रोज केंद्र सरकार से लड़ते रहते हैं कि मुझे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये ड्रामा ही नहीं होता। तो हमने यूनियन का कॉन्सेप्ट कैंसिल कर दिया, हमें नहीं चाहिए यूनियन। बात कर लेते हैं फेडरल की। इसमें क्या होगा, इस बात को समझ लीजिए, तभी आप भारत का नेचर समझ पाएंगे। और मुझे लगता है संविधान पढ़ने के लिए आपको भारत का नेचर समझना पड़ेगा। आए दिन जो नया डिबेट होता रहता है ना, केंद्र और राज्य के बीच, वो दरअसल मामला क्या है? संघ का मतलब ये होगा कि एक सरकार होगी केंद्र की और दूसरी सरकारें होंगी राज्य की, राज्य सरकार या राज्य सरकारें। अब आप कहेंगे कि भाई ये तो भारत में है ही है, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज बताता हूं, लगभग केंद्र के बराबर राज्य को शक्तियां मिलेंगी। लगभग की बात कर रहा हूं मैं, केंद्र के बराबर राज्य को क्या मिलेंगी यहाँ पे? शक्तियां। यानी इसको हम एक अन्य तरीके से कह सकते हैं कि राज्य किसी भी मामले में केंद्र से कमजोर नहीं होंगे, एक आध एक्सेप्शन को छोड़ करके। जैसे अमेरिका में आप देखिए, वहां पे आपको अगर किसी राज्य में रहना है तो केंद्र सरकार से तो अनुमति लेनी है, साथ में आपको उस राज्य से भी अनुमति लेनी है। यानी राज्य जब चाहे केंद्र से अलग हो जाए, इतनी तक पावर है, इतनी बड़ी पावर है राज्यों के पास। हालांकि ये प्रैक्टिकल में बहुत ज्यादा आया नहीं है, ना ही कभी ऐसा आएगा, क्योंकि केंद्र अपने आप में इतना होल्ड तो रखता ही है हर जगह। लेकिन फिर भी राज्यों को ये अधिकार है। अमेरिका में आपने पढ़ा होगा किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन की किताब में हमारी, कि अमेरिका के राज्यों के पास ये पावर है कि वो अपने केंद्र से अलग हो सकते हैं। तो केंद्र के बराबर शक्तियां हैं किसके पास? राज्य के पास। अब आप एक बात तो समझ चुके होंगे, इंडिया में यूनियन सिस्टम नहीं है, क्योंकि सरकारें हैं दो। तो भैया हम ये लिख देते भारत एक संघीय राज्य है, लिखा ये भी नहीं। संघीय राज्य के लिए आपको क्या काम करना पड़ेगा? राज्य को उतना ही पावरफुल बनाना पड़ेगा जितना पावरफुल कौन है? केंद्र है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि आप इत्मीनान से बताइए कि क्या भारत में ये है कि ये है? सिस्टम ये है, लेकिन क्या राज्य पावरफुल हैं? नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं? भारत में केंद्र बराबर राज्य है, जो कि नहीं है। क्या भारत में केंद्र छोटा है राज्य से? ये तो कभी हो ही नहीं सकता। तीसरी कंडीशन जो है भारत में, केंद्र बड़ा है किससे? राज्य से। अब आप जान लीजिए, ये बात बहुत प्रैक्टिकल है। हमारे ज्यादातर राज्य किस पे निर्भर हैं? केंद्र सरकार पे। जरा सी बाढ़ आई, पैसा लाइए जी, कोरोना आया जी, हमको फंड नहीं दे रही सर केंद्र सरकार। आप समझ पा रहे होंगे इस बात को। किसी राज्य के पास कोई सेना नहीं, कुछ भी नहीं है। तो कहने का मतलब है कि भारत में केंद्र बड़ा है किससे? राज्य से। अगर भारत में ये सिस्टम होता तो हम यहां क्या लिखते? इंडिया इज ए यूनियन कंट्री। अगर ये वाला सिस्टम होता, इसको ये कहते हैं हम लोग, तो हम क्या लिखते? भारत एक संघीय राज्य है। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि भारतीय संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहां हुआ है, तो आप क्या कहेंगे? हमारे संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग नहीं हुआ और भारत संघीय राज्य नहीं है। है क्या फिर? राज्यों का संघ। यानी इसकी दो बातें हैं कि राज्य किसी भी समझौते के तहत नहीं आए हैं। भारत में राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। राज्यों के पास उतनी पावर नहीं होगी जितनी किसके पास होगी? केंद्र के पास होगी। तो भारत में कहीं भी ना तो एकात्मक सरकार का शब्द प्रयोग हुआ है, ना ही संघात्मक का, बल्कि क्या प्रयोग हुआ है? राज्यों का संघ। आर्टिकल छोटा लग रहा था आपको, लेकिन कितनी गंभीर बात बता के गया है। अब क्या बताया? भारत है राज्यों का संघ। भारत कहाँ है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। कौन कौन से राज्य हैं भारत में, क्या है राज्यों का सिस्टम, इसको देख लेते हैं हम लोग। ध्यान रखिएगा आप लोग, बस थोड़ा सा मेरा साथ दीजिए, आपको A to Z पॉलिटी समझ में आएगा और हम SI और लोअर PCS के सभी प्रश्नों को भी हल करेंगे और ईश्वर ने चाहा तो कभी भी कोई प्रश्न इससे गलत नहीं होगा। ठीक।
ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि हमारे, ये बात तो समझ में आ गई, केंद्र पावरफुल है राज्यों की अपेक्षा, ठीक है। अब अगर हम भारत की बात कर लें, थोड़ा सा मैप, बहुत ज़्यादा आर्ट तो मुझे नहीं आती, लेकिन काम भी नहीं है उतना ज़्यादा, तो मैं बताने की कोशिश करता हूँ। ये जो भारत है, इसके जो क्षेत्र हैं, राज्यों का संघ जो होगा, जो भारत का क्षेत्र होगा, इसमें 3 तरह के क्षेत्र, वर्तमान की बात कर रहा हूं मैं, वर्तमान की शामिल होंगे। एक तो राज्य, जिसको आप प्रदेश कहते हैं इस समय, दूसरे शामिल होंगे इसमें यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, और तीसरे एरिया वो आएंगे जो अधिग्रहित होंगे, अर्थात भारत किसी अन्य राज्य जो हमारी सीमा में नहीं था आजादी के समय, उसको हम ले सकते हैं। ध्यान रखेंगे आप इस बात को, जैसे हमारे पास पुडुचेरी नहीं था, गोवा नहीं था, या हमारे पास सिक्किम उस समय नहीं था, तो हमने इन सबको बाद में क्या किया, अधिग्रहित किया है। तो राज्य कितने प्रकार के हो सकते हैं, वैसे 2 ही हैं इस समय वर्तमान में, राज्य और यूनियन टेरिटरीज, लेकिन भारत के पास ये पावर है कि वो नए राज्यों का भी अधिग्रहण कर सकता है या कर सकती है सरकार, ठीक है। तो पहले आर्टिकल से क्या क्लियर हुआ, भारत में नेचर ऑफ स्टेट क्या है, संघीय नहीं है, एकात्मक नहीं है, इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट्स, दूसरा नाम, ठीक है, और किसी भी राज्य को भारत से अलग होने का अधिकार नहीं है हमारे पास। बात दूसरी करते हैं हम लोग, आर्टिकल 2 की कर लें, अगर आपको समझ में आए ये बात तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आर्टिकल 2 की देखिए, संविधान ऐसा नहीं कि बड़ी बड़ी बातें करके, बड़े एक्सपर्ट्स में बड़ा टेक्निकली लीगली बातें करके ही समझ में आएगा, बहुत आसान है, आप बहुत आसानी से इसको समझ सकते हैं, सिंपल तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 2 क्या कहता है, मैं बहुत सिंपल भाषा में बताऊंगा कि संसद नए क्षेत्रों का भारत में प्रवेश कर सकती है, नए क्षेत्रों का भारत में प्रवेश कर सकती है। बड़ा अजीब बात है ये और बहुत अच्छी बात है। मतलब इसका क्या हुआ, आपको पता ही हमारे यहाँ सरकारें तो 2 हैं, केंद्र और राज्य, और ये भी पता है कि पावर ज़्यादा किसके पास है, केंद्र के पास है। राज्यों के पास पावर है, उनके अपने सब्जेक्ट हैं, आगे चल के आप देखेंगे। अब मान लो, एक बात समझिए यहाँ से, मैं केवल इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे लीजिएगा आप इसको, अदरवाइज मत लीजिए, ठीक है। ये क्षेत्र है बांग्लादेश का लगभग, ठीक है, और कल को ऐसा कुछ हो जाए कि बांग्लादेश फिर से वही हो जाए जो भारत में पहले था, यानी हम में मिलने की बात करें, और बांग्लादेश से सीमा लगती है हमारे यहाँ पश्चिम बंगाल की, दीदी कहने लगे ना जी मैंने मिला लिया अपने आप, दीदी के बस की बात नहीं है ना, दीदी को ये अधिकार दिया, दीदी मतलब वहाँ की जो सीएम है, अब उनका नाम दीदी है तो बोलना पड़ रहा है, अगर आप इसको बुरा मत मानिएगा, कहते ही हैं उनको राजनीतिक भाषा में, ठीक है। तो दीदी के बस की बात नहीं ना, उनको ये अधिकार दिया गया। ये काम कौन कर सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार कर सकती है। अब जैसे ही आपके मन में आया केंद्र सरकार कर सकती है, तो आप कहोगे अच्छा भाई मोदी जी कर देंगे, तो मोदी जी केंद्र सरकार के प्रमुख हैं, वो प्रधानमंत्री हैं, वो संसद नहीं है। संसद क्या है ये आप बेहतर तरीके से मुझसे जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो इस पर हम एक बड़ा क्लैरिफाइड वीडियो बनाएंगे कि संसद क्या है, राज्य विधानमंडल क्या है, आएगा इस पर धीरे धीरे। तो ध्यान रखना, ये मोदी जी नहीं कर सकते, इसको कौन करेगा, संसद करेगी। अब ठीक बात है कि इनिशिएट सरकार करेगी तभी पार्लियामेंट उसको पास करेगी, ठीक है। संसद इसको कर सकती है, नए राज्यों को भारत में शामिल कर सकती है, लेकिन ध्यान रखना है इसके लिए शर्त सहित होगा या कुछ और नियम बनाए जाएंगे उनके सहित होगा। ऐसा नहीं कि सपना आया जी चलो भूटान शामिल कर लिया, नेपाल शामिल कर लिया, ऐसा नहीं है, एक अलग फिनोमेना होगा इसका। दूसरी बात और समझ लीजिएगा, इसमें हमने सिक्किम को लिया था, आपको ध्यान ही है पूरा, है ना, लिया क्या था, उनसे पूरा समझौता हुआ, उसके तहत हमने सिक्किम को शामिल किया। गोवा को लिया हमने पुलिस कार्रवाई से, पुडुचेरी हमारे सुपुर्द किया गया था फ्रांसीसियों द्वारा, बहुत से हमने राज्य ऐसे जो थे आज़ादी के बाद शामिल किए। तो पहला आर्टिकल नाम प्लस नेचर ऑफ स्टेट, ठीक है। दूसरा आर्टिकल कि भैया अगर नया पड़ोसी कोई शामिल होना चाहे या मिलना चाहे तो शामिल कर सकते हैं, लेकिन ये पावर भी किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट में, पार्लियामेंट के पास ये पावर है, ठीक है। बात कर लेते हैं आर्टिकल 3 की, ठीक है।
खूब प्रयोग हुआ, धड़ल्ले से प्रयोग हुआ है इसका, और सभी लोग जो हैं इसको लेकर के बड़ा तनाव में रहते हैं। ठीक है, क्या है आर्टिकल 3? आर्टिकल 3 में लिखा गया हुआ है कि संसद वर्तमान एग्जिस्टिंग राज्यों के नाम, क्षेत्र, सीमा में परिवर्तन कर सकती है। बस इतनी सी बात है, कुछ खास बात नहीं है इसमें, टेक्निकल बहुत ज़्यादा नहीं है, मैं समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। है क्या? 2 ये कहता था कि किसी पड़ोसी राज्य को या किसी ऐसे राज्य को जो हमारा क्षेत्र था ही नहीं, उसको अगर मिलाना है तो आर्टिकल 2 के तहत किया जाएगा ये काम। आर्टिकल 3 क्या कहता है, इसको भी एक बार हम समझेंगे। ठीक है, और अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं तो प्लीज मुझे कमेंट में बताएं जरूर, नहीं समझ में आ रही हैं तो भी जरूर बताएं। ठीक है, आर्टिकल 3 ये क्या कहता है, वर्तमान राज्य। सर वर्तमान राज्य कौन से हैं? जैसे हमारे पास ये है J&K है, आपने देखा होगा, हमारे पास पंजाब, गुजरात, राजस्थान, बहुत सारे राज्य हैं ऐसे। ठीक है, इनके नाम, क्षेत्र और सीमा में परिवर्तन कर सकती है। नाम में परिवर्तन कर सकती है, आप जानते ही हैं। क्षेत्र में, क्षेत्र को बढ़ा सकती है, क्षेत्र को घटा भी सकती है, ये चेंजेस कर सकती है सरकार हमारे यहाँ, है ना। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। क्या ऐसे चेंजेस किए हैं? बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। अभी आपने देखा होगा J&K वाला केस देखा होगा, यूपी में आपने बहुत सारे केसेस देखे, यूपी का बहुत सारे केसेस, क्या जब उत्तराखंड बनाया तो देखा, हाल ही में आपने तेलंगाना वाला 2014 में देखा था। तो ये सब आर्टिकल किसके तहत होगा? 3 के तहत होगा। राज्यों के नाम में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन ध्यान रहे वर्तमान राज्य जो अभी यहाँ पे अस्तित्व में हैं, नया राज्य बनाया जा सकता है, 2000 में बनाया हमने। अब प्रश्न क्या है कि ये ऐसे ही नहीं बनेगा, इसमें 2-3 बातें मैं बता दे रहा हूं कि क्या प्रोसेस होगी नए राज्य की बनाने की। ठीक है, जैसे मान लो यूपी से राज्य बनाना है पूर्वांचल का, ठीक है, मध्य प्रदेश से राज्य कुछ और बनाना है, ठीक है, जैसे और भी राज्यों से मांग आती रहती है, बोडो वगैरह की आती रहती है, तो क्या प्रोसेस होगा? करेगी कौन? पार्लियामेंट ही। ऐसे बिल को लाने से पहले राष्ट्रपति की परमिशन लेनी पड़ेगी। राष्ट्रपति की परमिशन से या अप्रूवल से ही संसद में क्या आएगा? विधेयक या बिल आएगा। ऐसा बिल तभी आएगा, जैसे मान लो यूपी को अगर बांटना हो तो राष्ट्रपति या संसद ऐसे नहीं सपने में आया कि यूपी के 2 हिस्से कर दिए, ऐसा बिल पार्लियामेंट में आएगा, राष्ट्रपति उसको पहले कहेगा कि लेके आओ। फिर क्या होगा? ये बिल जो है संबंधित राज्य के पास भी जाएगा, संबंधित राज्य के विधानमंडल के पास जाएगा, संबंधित राज्य के विधान मंडल के पास जाएगा। ठीक है, जैसे यूपी की विधानसभा के पास आएगा कि अगर यूपी में चेंजेस हो रहा है, ये उसकी राय जानने के लिए। किसकी राय जानने के लिए? उस राज्य की राय जानने के लिए कि भाई आप क्या चाहते हो, कितने जिले चाहते हो, नहीं चाहते हो, क्या है ऐसा। अब इससे अपने राय दें केंद्र सरकार को, लेकिन राष्ट्रपति इसकी राय माने या ना माने, इसके लिए राष्ट्रपति पूरी तरह से क्या है? स्वतंत्र है। और एक बात ध्यान रखना है, ये राय आपको एक समय सीमा के अंदर देनी पड़ेगी। मान लो 15 दिन का टाइम दिया, 20 दिन का टाइम दिया, तभी आपकी राय कंसीडर कर सकता है राष्ट्रपति। माने या ना माने वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है पूरी तरह से। ठीक है, तो 2 नए राज्य लेने हैं, 3 वर्तमान राज्यों के नाम, क्षेत्र और सीमा में परिवर्तन हमें करना है। ठीक है, और ऐसा परिवर्तन हुआ है, समय समय पे हुआ है। इसी से संबंधित एक टॉपिक आता है हमारे यहाँ, राज्यों का पुनर्गठन, कि भैया कब कब ऐसे राज्य बने। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। JBP कमेटी, धर आयोग, फजल अली आयोग, इन सबकी क्या रिकमेंडेशंस थी, कब कब नए राज्य बने। प्रश्न आता है, राज्यों को उनको गठन के अनुसार क्रम में लगाइए। तो यही टॉपिक यहाँ पे हमारे यहाँ राज्य पुनर्गठन का होगा टॉपिक। तो आर्टिकल 3 क्या है? नए राज्यों को हम शामिल कर सकते हैं। और मजे की बात आर्टिकल 4 में आई है। ठीक है, 3 में तो ये राज्य के तो बिल्कुल बांध दिया कि तुम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, सब कुछ करेगा कौन? करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, संसद करेगी। आर्टिकल 4 में ये बात कही गई है कि 2 और 3 के तहत किया गया कार्य संविधान संशोधन नहीं होगा, संविधान संशोधन नहीं होगा या नहीं करना पड़ेगा। अब संविधान संशोधन क्या है, इसके लिए हम आपको अगली वीडियो में आएंगे। थैंक यू।